और आपको हंसी आएगी अगर मैं आपको बताऊंगी कि वहां से रिपोर्टिंग हो कैसे रही है। मतलब फिलिस्तीन तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल में भी एक होटल में ये लोग रुके हुए हैं। देखिए, जो आतंक फैलाता है उसको आतंकवादी तो कहा जाएगा। अब वो सरकार से स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है या गैर सरकारी आतंकवाद है, सिर्फ फर्क इस बात का है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती कि कौन किसको क्या कह रहा है, लेकिन फर्क ये है कि ये सेलेक्टिव रिपोर्टिंग क्यों हो रही है। क्या वाकई इजराइल भारत का इतना कोई करीबी दोस्त है? क्या इजराइल नेपाल है? क्या इजराइल, मुझे लगता है बहुत सारे पत्रकार जो वहां पहुंच चुके हैं वो नक्शे में भी नहीं बता सकते हैं कि इजराइल है कहाँ। उसके बावजूद भी जो उनको वहां लेके गया है वो है एक पूरी कंस्टिट्यूएंसी, एक ऐसी पूरी कंस्टिट्यूएंसी तैयार हो गई है जो कुछ भी मुस्लिम नफरत के नाम पर खरीदने को तैयार है। ये लोग वहां पर गए हैं ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि स्टूडियो से नफरत फैलाना काफ़ी नहीं था। इसके लिए हम बाकायदा टिकट खरीद के जा सकते हैं। और आपको हंसी आएगी अगर मैं आपको बताऊंगी कि वहां से रिपोर्टिंग हो कैसे रही है। मतलब फिलिस्तीन तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल में भी एक होटल में ये लोग रुके हुए हैं। होटल से ही अंदर से पीस टू कैमरा करते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। वहीं से रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि जो आप स्टूडियो में आराम से कर सकते थे वो चीज़ इजरायली अधिकारी सोशल मीडिया के जरिए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए सारी सूचनाएं वैसे ही दे देते हैं। वहां आके उस होटल में भारतीय पत्रकारों को कोई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, लेकिन वहां पर एक होटल में बंद होकर सिर्फ ये कहने के लिए कि हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि नफरत फैलाई जा सके। 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये लंबा देखिए खींचने वाला है ये पूरा झगड़ा। और 2024 से पहले अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें से प्रेडिक्शन ये है कि इसमें से 4 कम से कम, और हो सकता है 5 भी, बीजेपी हार रही है। तो ये सब लोग गए हैं, अब ये चुनावी कैंपेन करने के लिए गए हैं दरअसल बीजेपी के लिए इजराइल जाके, ताकि और ज्यादा एक फसाद का नया एक मोर्चा खोला जा सके। अक्षय उपाध्याय लगातार कह रहे मैं तो मरते मरते बचा। अब मैं इंडिविजुअल जर्नलिस्ट पे कमेंट्री नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको पता है कि युद्ध की रिपोर्टिंग है तो फिर आप बचेंगे भी। कल मैं एक देख रही थी, बड़ा हास्यास्पद वीडियो था जिसमें एक भारत का ही पत्रकार था, एक इन्हीं टीवी चैनल में से एक को पीछे जो जोर जोर से बोल रहा था, तो उसको इजरायली फौजी को से बताना पड़ा कि तुम जहाँ हो वो तुम्हारा स्टूडियो नहीं है, खामोश हो जाओ, यहाँ युद्ध चल रहा है। मैम, कुछ लोग इसको आतंकवाद की लड़ाई बता रहे हैं, कुछ लोग इसको आजादी की लड़ाई बता रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूरे तौर पे मैं कहती हूँ कि इसका जो टूल है वो अलग हो सकता है, लेकिन आज जो हमास ने किया वो एक बहस हो सकती है कि ऐसा करना चाहिए था। क्या जो फिलिस्तीन की आज़ादी का पूरा मुद्दा है, क्या उसे फ़ायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये पूरी जो लड़ाई है ये 23 लाख फिलिस्तीनियों की लड़ाई है, ये कुछ 100 और कुछ हज़ार हमास की लड़ाई नहीं है। ये पूरी दुनिया में जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत जो कि मानवता के सिद्धांत हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत हैं, वो तमाम संयुक्त राष्ट्र के तमाम डिक्लेरेशंस और संयुक्त राष्ट्र की तमाम जो संधियां हैं जिन पर हमारे जैसे देश ने भी सिग्नेचर किए हैं, ये उस सब के विरुद्ध है। वो ये कहता है कि एक व्यक्ति को अपनी पूरी आज़ादी के साथ रहने का हक है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि फिलिस्तीन उतना ही फिलिस्तीनियों का है जितना इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का है और जितना हिंदुस्तान भारतीयों का है। तो ये लड़ाई, ये संघर्ष 75 साल पुराना है और मुझे नहीं लगता कब तक चलेगा। मेरी नज़र में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो मानव अधिकारों को सबसे ज़्यादा मैं प्राथमिकता देती हूँ, मुझे लगता है कि ये पूरा मुद्दा 75 साल पुराना मुद्दा है। ये 4 दिन 5 दिन पुराना मुद्दा नहीं है। और ये मुद्दा है फिलिस्तीन के 23 लाख लोगों की आज़ादी और उनके बुनियादी अधिकारों। इजराइल ने कहा गाजा को खाली कर दीजिए, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर ट्वीट किया है कि वो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप विदेश मंत्रालय का वो पढ़िए जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा है कि फिलिस्तीन को अपने लिए पूरा अधिकार है। देश की जनता बहुत, आप दोनों चीजें पढ़िए। आप कहाँ जाए, देश जनता समझ नहीं आ रहा, देश की जनता बहुत सस्पेंस में है, क्या करे। सस्पेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि आज़ादी, अधिकार और जो बुनियादी मानव अधिकार हैं उनके लिए खड़ा होना है। एक हिंदुस्तानी को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि उसे अपने लिए क्या चाहिए, जितना उसे अपने लिए चाहिए, जितना उसे अपने लिए चाहिए उतना ही उसे फिलिस्तीन के लिए भी सोचना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, वे कहते हैं कि जो भारत सरकार के खिलाफ होगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखा गया एएमयू में आंदोलन हुआ और एएमयू के 4 छात्रों पर केस दर्ज कर लिया गया। मुझे लगता है कि फिलिस्तीन, अभी भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी नागरिक की आज़ादी के लिए, किसी भी नागरिक के जो कानूनी अधिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठाना अभी भी संविधान में गैर कानूनी नहीं है। अलीगढ़ के सांसद, भाजपा के जो सांसद है, वो कह रहे हैं कि एएमयू में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
अब देखिए, यहाँ तो जब आम जनता नाराज है, आजाद है सब कुछ कहने के लिए, तो अब नेताओं का क्या जिक्र करें। मैं तो सिर्फ सीधे तौर पे इसको देखती हूँ कि इसको हिंदू मुस्लिम राजनीति के एक नए मोर्चे के तौर पर खोला जा रहा है। इनको नहीं पता कि फिलिस्तीन का इतिहास क्या है, नहीं पता कि जो इजराइल है उसके आतंक का कितना पुराना इतिहास है 75 साल में। मैं तो समझती हूँ कि पूरी दुनिया में जितना आतंक इस वक्त है और आतंक की पूरी हिस्ट्री है, उसका आधा हिस्सा कम से कम इजराइल और फिलिस्तीन का जो ये पूरा संघर्ष है, जो फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई है, उससे पैदा होता है। अगर फिलिस्तीन नहीं होता तो पूरी दुनिया का आधा आतंक नहीं होता। आरफा जी, एक सवाल है भारत कि जिस तरह से प्रदर्शन भी नहीं कर सकते जिस मैडम। तरह से जो मीडिया है, मीडिया के कुछ पत्रकार इजराइल पहुंचे हैं, और जब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हमारे देश में जो घटनाएं हुई, चाहे मणिपुर हुआ, चाहे फिर हाथरस हुआ, ये पत्रकार लोग नहीं गए, लेकिन भारत से बाहर जाके ये पत्रकारिता दिखा रहे हैं। कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत मासूम लोग हैं और इनको मणिपुर का वीजा नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं आ पाया होगा। इजराइल मणिपुर जाने के लिए वीजा या मेट्रो की जरूरत मैम आपको लगता है? मुझे तो ऐसे मोदी लगता है, जी गए हुए थे। अब ये सवाल इतना ही मासूम है, इसका ऐसे ही जवाब दिया जा सकता है कि भाई क्यों नहीं गए मणिपुर। मोदी जी ने वीजा नहीं दिया होगा। कंफ्यूज है कि हाँ, जैसे मोदी जी ने कहा है कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन सही है। तो जनता कंफ्यूज है कि किसका समर्थन करना चाहिए और कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है। देखिए, आपको ना तो सरकार को सुनने की जरूरत है, ना ही आपको टीवी चैनल को सुनने की जरूरत है। आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि मानवता का तकाजा क्या कहता है। आपका क्या नाम है? निशा, आपको क्या चाहिए? एक इंसान के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर आपको चाहिए कि आपको बुनियादी अधिकार होने चाहिए, आपके पास बुनियादी आज़ादी होनी चाहिए और आपको ये हक हो कि आप किसी भी तरह की पहचान के बावजूद आपको जीने का हक हो। सिर्फ इतना ही एक फिलिस्तीनी मांग रहा है। क्या आप इसके खिलाफ हो सकती है? तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि मतलब हमें फिलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जबकि दोनों की ही लड़ाई। आपने कहा कि अभी एक सवाल पूछा गया था कि फिलिस्तीन को आतंकवादी कहा जा रहा है, तो इसमें दोनों चीजों में कौन, मतलब मैं वही सवाल, मेरा दोबारा से वही है कि इसमें हम किसको सही कहें और किसको गलत कहें? देखिए, फिलिस्तीन को मुझे नहीं लगता कोई आतंकवादी कह रहा है। हमास की आतंकवादी कहने पे बहस हो सकती है कि संयुक्त राष्ट्र ये कह रहा है, कहता है कि भाई हमास जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। अब टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? टेररिज्म की बुनियादी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई अपने राजनीतिक उद्देश्य से हिंसा का इस्तेमाल करता है, वो आतंकवाद है। तो हमास जो कर रहा है, हमास ने जो मासूम वहाँ इजरायली लोगों की हत्या की, वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके साथ साथ इसी सांस में, इसके बिना ये वाक्य पूरा नहीं होगा कि जो इजराइल कर रहा है 75 साल से, वो लगातार आतंकवादी कार्रवाई है जो हमास के मासूम लोगों के ऊपर कर रहा है। तो हमास के गुनाह लिखने का समय तो है ये, लेकिन जो पूरा एक नरसंहार का 75 साल का इतिहास है इजराइल का, उसके बिना हमास की नाइंसाफी की कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैम, जिस तरीके से गाजा का बिजली, पानी और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख रही हैं? तो भारतीय मीडिया का कोई भी इसको नहीं उठा रहा है कि मुझे तो लगता है कि दुनिया के इतिहास में ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हॉलोकॉस्ट की आपने कहानियां सुनी होंगी। हम तब जिंदा नहीं थे, हम मौजूद नहीं थे। मैं समझती हूँ कि जो यहूदियों के साथ 1930 और 40 के दशक में जो जर्मनी में हुआ, आज वही लोग जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित थे, जिनके ऊपर ये प्रताड़ना हुई, ये जुल्म हुआ, इत्तेफाक देखिए आप, ये बहुत दुखद इत्तेफाक है कि वही लोग आज हॉलोकॉस्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर। इससे कम इसको नहीं आंका जा सकता। हमने हॉलोकॉस्ट की कहानियां पढ़ी थी, आज अपने सामने हम हॉलोकॉस्ट होता हुआ देख रहे हैं। मैम, थैंक यू। एक लास्ट सवाल है। जिस तरह से जो पत्रकार वहां पर पत्रकारिता कर रहे थे, उनकी कई की हत्या हो चुकी, 2 से 3 की, लेकिन जो भारतीय पत्रकार गए उनको वॉर जोन की तो ट्रेनिंग भी नहीं है। किस तरह से वो वॉर जोन में नहीं जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि उनको तो इजाजत ही नहीं है कि वो गजा जा ही नहीं सकते, वो इजराइल में मौजूद हैं। अब यहाँ झगड़ा हो रहा है 2 पार्टियों के बीच में। मान लेते हैं कि 2 पार्टियां हैं, लेकिन उसमें एक ही पार्टी की सूचना आप आगे पहुंचाते हैं, एक ही पार्टी के देश में उसके होटल में रहकर आप उसे युद्ध को कवर कर रहे हैं। तो आप तो सिर्फ एक देश का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए गए हैं, आपको युद्ध कवर करने के लिए नहीं गए हैं। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। अब भारतीय मीडिया तो एक मजाक हो ही चुका है। आपको ये भी मालूम होगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त पूरे जो वेस्टर्न मीडिया के लोग हैं, जो फैक्ट चेकर्स हैं, वो ये हैरान हैं कि आखिर वो फैक्ट चेकिंग बाकी जगहों पे तो कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी लोग फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हैं? सिर्फ फैला नहीं रहे हैं, बना भी रहे हैं। क्रिएशन ऑफ फेक न्यूज़, यानी इजराइल और हमास के इस पूरे युद्ध में भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ को क्रिएट कर रहा है। लेकिन इससे इंटरनेशनल इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनेशनल बदनामी हो रही है और लोग ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है, वहाँ ये देखिए कि आप सच्ची खबरें तो दूर की बात है, फेक न्यूज़ फैलाना भी दूर की बात है, बनाई जा रही है। जो भारत के अंदर हुआ करती थी वो
विश्व पटल पे पहुंच गई है। हाँ, हंस रहे हैं लोग कि देखिए कि ये भारत का मीडिया है।